हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 में जो मलेरिया के मैक्सिमम केसेस देखे गए हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 में मलेरिया के मैक्सिमम केसेस नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नाइजीरिया से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ। टोटल मलेरिया केसेस का 23% अकेला नाइजीरिया से है। वहीं इंडिया से सिर्फ 2% ही मलेरिया केसेस देखे गए हैं। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो लार्जेस्ट मलेरिया केसेस के लिए इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। साउथ ईस्ट एशिया में टोटल 88% मलेरिया केसेस सिर्फ इंडिया से ही आते हैं। जो ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है WHO ने रिलीज़ की है, इसमें बताया गया है कि 2018 से लेकर 2019 के दौरान इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने मलेरिया केसेस में जो एंडेमिक मलेरिया केसेस हैं उसमें 17.6% का डिक्रीज दिखाया है। क्योंकि इस रिपोर्ट में 2000 से लेकर 2019 तक का भी एनालिसिस किया गया है। तो इसमें कहा गया है इंडिया में जब 2000 में 20 मिलियन मलेरिया केसेस आते थे, वहीं 2019 में घटकर 6 मिलियन मलेरिया केसेस रह गए हैं। अगर ग्लोबल केसेस की बात करें तो 2000 के दौरान 238 मिलियन लोग मलेरिया से इफेक्ट हो रहे थे। वहीं अब देखा जाए तो 2019 में सिर्फ 229 मिलियन ही केसेस मलेरिया के आते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 WHO ने रिलीज़ कर दिया है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है इसका। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनम। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिसेंटली AIPA एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बनाई गई है, आपको बताना है कितनी मिनिस्ट्रीज के मेंबर से मिलकर ये कमेटी बनाई गई है। तो टोटल 14 मिनिस्ट्रीज के मेंबर से मिलकर ये एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इसको बनाया गया है। बनाया किसने है? तो हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ये कमेटी बनाई है। जो ये आईपा कमेटी है ये देखेगी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रॉपर वे में। इस आईपा कमेटी के चेयरपर्सन हमेशा इन्वायरमेंट सेक्रेटरी ही होंगे। आप देखिएगा तो इन्वायरमेंट सेक्रेटरी जो भी होंगे उस दौरान ये आईपा कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें तो 2015 में COP21 के दौरान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अपने अस्तित्व में आया था। इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है 2030 तक जो 2005 के बेस पर कार्बन एमिशन है उसको 33% से लेकर 35% तक कम करना। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इंडिया का इंटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल एजुकेशन को मदर टंग मातृभाषा में प्रोवाइड करने के लिए रोड मैप बनाने के लिए जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, ये किसने बनाई है? तो टेक्निकल एजुकेशन को मदर टंग में भी प्रोवाइड किया जा सके, इसका रोड मैप बनाने के लिए रिसेंटली रमेश पोखरियाल जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स, ये जो मदर टंग में टेक्निकल एजुकेशन का रोड मैप बनाने वाली कमेटी या टास्क फोर्स है, इस टास्क फोर्स के चेयरपर्सन हमेशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे। इस समय अमित खरे हैं तो वो होंगे इसके सेक्रेटरी और फ्यूचर में चेंज होता रहेगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने मदर टंग में टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरपर्सन होंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल देने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है? तो फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम। यूके का जो मेडिकल रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उसने फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। जैसे ही वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी तो सबसे पहले यूके में इफेक्टिवली इसको यूज़ किया जाएगा कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। ये जो फाइजर फर्म है ये एक अमेरिकन फर्म है और जो ये बायोनटेक फर्म है ये एक जर्मन फर्म है। तो ये दोनों मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बना रही हैं जिसको अप्रूवल देने वाला यूके वर्ल्ड का पहला कंट्री हो गया है। यूके की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है यूनाइटेड किंगडम जो कई सारी कंट्री से मिलकर बना है, 4 कंट्री से मिलकर बना है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। करेंसी क्या है यूके की? तो पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यधर लेक रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट की गई है? तो सूर्यधर लेक को रिसेंटली उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश देहरादून इसके ट्राई जंक्शन पर सूर्यधर लेक का इनॉग्रेशन किया है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये लेक बनाई गई है।
50.25 करोड़ का रेनोवेशन कॉस्ट आया है इसमें। तो सूर्यधर लेक उत्तराखंड में बनाई गई है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तराखंड की बात करें तो ये देखिए मैप में उत्तराखंड। सीएम मैंने आपको बता दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पे देखिएगा फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वहीं साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 महीने लंबा चलने वाला दुआरे सरकार कैंपेन रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो दुआरे सरकार कैंपेन लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता दूं 2021 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। उसके देखते हुए 2 महीने लंबा ये दुआरे सरकार कैंपेन लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा। इसमें क्या होगा? जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ऑन डोर प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। तो दुआरे सरकार कैंपेन ममता बनर्जी ने लॉन्च कर दिया है। 1 दिसंबर से लेकर 30 यानी 30 जनवरी तक ये रन किया जाएगा। इसका स्लोगन क्या है? जर जेखाने दरकार असी अपने दुआरे सरकार। क्या है? जर जेखाने दरकार असी अपने दुआरे सरकार, ये है इसका स्लोगन। खैर स्लोगन तो नहीं पूछेंगे, बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ मैप में देखिए ये है वेस्ट बंगाल। कैपिटल आप सभी को पता है। कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया था। सीएम कौन है इसकी? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। यह क्वेश्चन देखते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लिस्ट करने वाली इंडिया की 9th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली कैपिटल कौन सी बन गई है? तो रिसेंटली यूपी की कैपिटल लखनऊ यानी लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ के बॉन्ड्स लिस्ट किए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। रिसेंटली जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, नाम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा 200 करोड़ के बॉन्ड रिलीज किए गए हैं। ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड है जिनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाएगा। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया की 9th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है जिसने ऐसा कोई बॉन्ड जारी किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया है। पहला कौन था? तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए थे। बात करें अगर यूपी की, क्योंकि यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये देखिए यूपी। रिसेंटली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट के। सीएम मैंने आपको बता दिया योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। देखिए इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। वहीं इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। और रिसेंटली यूपी का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको पहले TX2 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज IDPWD ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज ये ऑब्जर्व किया गया है 3 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार भी ऑब्जर्व किया गया है। थीम क्या है इसका? बिल्डिंग बैक बेटर। क्या? बिल्डिंग बैक बेटर। इसके अलावा मतलब कि इसके आगे बहुत लंबा थीम है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27th डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27th डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार। ये देखिए ये हैं राजीव कुमार। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं वो इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं, तो इसीलिए BRO में डायरेक्टर जनरल का पद खाली हो गया था। अब राजीव चौधरी BRO के 27th डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अब तो डायरेक्टर जनरल यही बन गए हैं हमारे राजीव चौधरी। हालांकि इसका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ $50 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट किया है? तो पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट किया गया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। देखिए ये लोन एग्रीमेंट किया गया है वेस्ट बंगाल के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए वेस्ट बंगाल में फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसीजर और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए इसके तहत एक्टिविटीज़ की जाएंगी, यानी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप देखिएगा पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB के बीच में साइन किया गया है। कितना? $50 मिलियन का। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 68। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? मसत्सुगु अस्कावा। और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं ADB के?
तो बने हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके फोरकास्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान क्या रहेगी। तो रिसेंटली OECD ने कहा है कि 2021 फिनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -9.9% रहेगी, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 9.9% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इसके पहले इन्होंने कहा था कि -10.2% रहेगी, लेकिन वापस अभी जो नेक्स्ट मंथ की आई है उसमें कहा है -9.9% रहेगी। हालांकि जो फिनेंशियल ईयर 2021 है इसके लिए ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए इन्होंने कहा है कि 4.2% रहेगी। कितनी? 4.2%। तो आप यहाँ देखिएगा OECD ने कहा है इंडिया की जीडीपी 9.9% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। OECD की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 37 हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इन्होंने IAIS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, इसकी मेंबरशिप को ऑप्टेन किया है। आपको बताना है IAIS यानी जो ये इंश्योरेंस सुपरवाइजर का इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये किस सिटी में स्थित है। हालांकि यहाँ पे लियोन लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बासेल स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो बासेल स्विट्जरलैंड में है IAIS का हेडक्वार्टर। रिसेंटली IAIS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की मेंबरशिप ऑप्टेन कर ली है हमारे IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसके पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं? इंजेती श्रीनिवास, 3 ईयर के लिए बने हैं, आप याद रखिएगा। और जो IFSCA है ये कहाँ स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। IAIS आप याद रखिएगा बासेल में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो सेक्रेटरी जनरल उनका नाम है जोनाथन डिक्सन। क्या नाम है? जोनाथन डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप सभी को पता होगा ये कौन है। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी ये MDH मसालों के फाउंडर एंड CEO थे। तो MDH आपने सुना ही होगा। MDH का फुल फॉर्म क्या है? महासियन डी हट्टी। क्या है? महासियन डी हट्टी। उसी के फाउंडर एंड CEO थे ये धर्मपाल गुलाटी जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 98 ईयर्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली तमिलनाडु और श्रीलंका को बरेवी चक्रवात ने अफेक्ट किया है। एक ही वीक में ये दूसरा चक्रवात है जिसने तमिलनाडु को हिट किया है। इसके पहले निवार ने हिट किया था, अब बरेवी ने हिट कर दिया है। आपको बताना है बरेवी जो नाम है ये किसने दिया है। तो बरेवी नाम दिया गया है मालदीव के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं ये है साइक्लोन बरेवी। ये देखिए श्रीलंका को हिट कर रहा है, उसके बाद तमिलनाडु जा रहा है और उसके बाद क्रॉस कर जाएगा इंडिया को। इससे पहले निवार साइक्लोन आया था, उसको नाम दिया था ईरान ने। अब बरेवी जो साइक्लोन आया है उसको नाम दिया है मालदीव ने। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्चर्ड मीट को, जो कल्चर्ड मीट होता है उसकी सेल को अलाउ करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है। तो कल्चर्ड मीट की सेल को अलाउ करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर ने रिसेंटली कल्चर्ड मीट के लिए परमिशन दे दी है। तो सिंगापुर की एक फर्म है ईट जस्ट। क्या है? ईट जस्ट। ये वर्ल्ड की पहली फर्म है जो लेबोरेटरी में मीट को बनाएगा और सेल करेगा। कल्चर्ड मीट और ओरिजिनल मीट में ये अंतर होता है कि कल्चर्ड मीट को एनिमल की सेल से बनाया जाता है, इसमें एनिमल की स्लॉटरिंग नहीं की जाती है। तो आप देखिएगा सिंगापुर वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने कल्चर्ड मीट के सेल की परमिशन दे दी है। और ईट जस्ट वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है जो अपने कल्चर्ड मीट को सेल करेगी। आप यहाँ देख लीजिए सिंगापुर, ये है सिंगापुर। स्टेट ऑफ जौहर मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकोब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो ली जेन लूंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। RBI ने किस बैंक को ये ऑर्डर इशू किया है कि वो डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत जितने भी लॉन्चेस हैं उनको टेम्परेरी तौर पर हाल्ट कर दे, रोक दे। तो रिसेंटली RBI ने HDFC बैंक को, किसको? HDFC बैंक को ऑर्डर इशू किया है कि डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत जितने भी इनिशिएटिव हैं या लॉन्चेस हैं उनको हाल्ट कर दिया जाए। क्यों? तो क्या आप सभी को पता है रिसेंटली डिजिटल 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था HDFC बैंक द्वारा। इसमें क्या हो रहा था? इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी जितने भी नए बिजनेसेस ओपन किए जा रहे हैं।
तो उस दौरान आरबीआई नहीं, एचडीएफसी की जो नेट बैंकिंग थी, इंटरनेट बैंकिंग 2 बार डिस्टर्ब हो गई। सर्वर तो डाउन होता रहता है, ये आम बात है, लेकिन एचडीएफसी को यही नहीं पता है कि ये किस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने कह दिया है कि आप जितने भी डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ समय के लिए हाल्ट कर दीजिए, और जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद आप वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। एचडीएफसी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। मार्केट कैपिटल के अनुसार आप देखिएगा 7.7 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है इसकी। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। सीईओ कौन है? तो कुछ समय पहले ही मेरे ख्याल से शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ बने हैं। उसके पहले आदित्य पुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया की रैंक है 8th, यानी कि इंडिया 8वीं सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है टेररिस्ट से। ये देखिए टॉप पे कौन है? अफगानिस्तान। इंडिया 8th प्लेस पे है और पाकिस्तान सिर्फ एक प्लेस नीचे है 7th पे। तो पता नहीं क्या रैंक जारी करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक प्लेस का अंतर है, जबकि पाकिस्तान में डेली बम फटते रहते हैं, इंडिया में तो खैर पिछले कई सालों से ऐसा कम ही हो रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसको रिलीज कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये रिलीज करता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को एनुअली ये रिलीज करता है। आप ये देखिएगा, अफगानिस्तान मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, सेकंड है इराक, इंडिया की रैंक है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनर्स मेमोरियल रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल रिसेंटली राजस्थान के जयपुर में इनॉग्रेट किया गया है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, जो लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं उनकी ये इमेज एक तरह से बनाई जाएगी। तो इंडिया का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल राजस्थान के जयपुर में इनॉग्रेट किया है। जयपुर में किसने इनॉग्रेट किया है? तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक चंद्र गहलोत, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया है। अच्छा, ये जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल है इसको रन किसके द्वारा किया जा रहा है या फिर इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो मोहन फाउंडेशन ने इसको जयपुर में इस्टेब्लिश किया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।